हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जफर अली शाह साहब का केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये जफर अली शाह साहब वर्सेस परवेज मुशर्रफ केस था। कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। इसको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं कि वो अच्छे वकील बनेंगे। मैं स्लाइड से जाने से पहले आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और आपके पास कोई सवाल है तो आप उसका कमेंट भी कर दिया करें। चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। जी जी, ये स्लाइड्स हमारे पास आ चुकी है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जफर अली शाह वर्सेस परवेज मुशर्रफ, ये PLD 2000 SC869 कहलाता है। ये इसका रेफरेंस नंबर है। पहले हम चलते हैं इसका बैकग्राउंड और फैक्ट्स वो चेक करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, बच्चों के लिए स्पेशली ये कोई सियासी प्रोग्राम तो है ही नहीं, ये तो एक एकेडमिक प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, उनको समझाने के लिए। वैसे तो मैं बैठे बैठे आपको ये पूरा केस 2 मिनट्स में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें लॉ गेट में और बहुत सारे सवाल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसीलिए कोशिश करते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जफर अली शाह साहब कौन थे। ये जफर अली शाह साहब ये MNA थे और मुस्लिम लीग नून के MNA थे। ये जहन में होना चाहिए कि जफर अली शाह साहब का केस जब आएगा तो पता चलेगा कि ये मुस्लिम लीग नून की साइड से एक MNA था, उसने लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? ये इनफैक्ट जो परवेज मुशर्रफ था उसने इमरजेंसी लगाई थी, तो उसके खिलाफ जो जफर अली शाह साहब पहुंचे थे कोर्ट में। ये आपके लिए रेफरेंस है। कभी कभार आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जो जफर अली शाह साहब था ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून से इसका ताल्लुक था। दो के लास्ट में वो फिर मुस्लिम लीग नून से नाराज भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त ये 99 में और 2000 में उसका ताल्लुक जो था वो मुस्लिम लीग नून से था। अब देखें, ये आपको पता होगा अगर आपने तारीख पढ़ी है तो ये कारगिल के बाद या कारगिल के दौरान ही ये पता चल रहा था, क्योंकि हमने तो ये सारा जो परवेज मुशर्रफ का एरा था इसको हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमने इसको देखा है। हम उस वक्त ग्रेजुएट थे इनफैक्ट, तो हमने सारा कुछ परवेज मुशर्रफ का जो दौर है वो देखा है, और उसको हमने भुगता है, और उसको हमने उसके जो काम और कारनामे वो सारे कुछ हमने देखे। इसमें आपको देखना ये है कि हमारे मुल्क में किस तरह हम डेमोक्रेसी को डिरेल करते हैं और डिक्टेटरशिप को हम किस तरह रास्ते देते हैं। और आप ये भी जरा देखिएगा कि हुकूमत करना कितना आसान है और उनके लिए रास्ते कैसे आराम से खुल जाते हैं, और स्पेशली डिक्टेटर्स के लिए। हालांकि डेमोक्रेटिक वजीर आजम के लिए रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इनके लिए कैसे होते हैं ये आप स्पेशली दोज स्टूडेंट जिनको ये इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जुडिशल हिस्ट्री है उसको समझें, तो वो इसको जरूर गौर से सुने और उसको पढ़े भी सही। देखिए, परवेज मुशर्रफ आपको पता है जब 99 में वो इनके इख्तलाफात बढ़ गए थे तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ अपना श्रीलंका के दौरे पे थे, और श्रीलंका के जब दौरे में थे तो नवाज शरीफ साहब ने उसका एक देखा कि अब अच्छा मौका है, इख्तलाफात तो हैं। उसने एक आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट कर दिया, ज़िया भट्ट। ये भट्ट भी इनफैक्ट मियाँ ही होते हैं। उस वक्त कहा गया था तो इसने नवाज शरीफ ने अपना एक बंदा जो है वो अब चीफ जो है वो चुन लिया। लेकिन होता यह है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चीफ थे उस वक्त के, तो वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वो जब इस्लामाबाद उतरने लगे, वो उसको पता चल गया तो वो आ गए इमरजेंसी में वापस। श्रीलंका को इतना दूर तो नहीं। वो जब आने लगे तो उसको पहले तो इस्लामाबाद में और लाहौर में कहीं इसको उतरने नहीं दिया गया, तो वो उसको कहा गया कि अपने प्लेन को जो है वो आप डाइवर्ट करें और कराची में जो है उतरे। तो उस वक्त उसका केस भी हुआ था, त्यारा हाईजैक केस, लेकिन उस वक्त बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल हो गई थी, और परवेज मुशर्रफ ने जो कहा था उनके लोगों ने कि उनको उतरने नहीं दिया जा रहा था, उसके
उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला। तो कुछ इस तरह की कहानी उस वक्त हमने सुनी थी। अब होता क्या है कि परवेज मुशर्रफ आके जो है वो अपना कराची में लैंड करके इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो आते ही पहले तो वो क्या करता है कि अपना खिताब करता है दूसरे दिन। इसने पूरी इनकी जो स्ट्रेटेजी वो तैयार थी और सब कुछ तैयार था, और सारे हुक्म जो है वो अब जब परवेज मुशर्रफ आ गए तो उसके चल रहे थे, और उन्होंने जो चीफ रखा था उसकी कोई नहीं मान रहा था। उसके अहकामात कोई को कमांडर्स नहीं मान रहे थे और कोई भी उसके अहकामात नहीं मान रहे थे। सारे जो आर्डर्स थे वो उन्होंने कहा कि हमारा चीफ तो मौजूद है, आपने कैसे इसको एक्सपेल किया। तो आर्मी ने ये तस्लीम नहीं किया और उसने अपना सारे आर्डर्स जो है वो परवेज मुशर्रफ के मानना शुरू किए। तो उसने पहले तो एक जब 12 को आए तो 13 को उसने खिताब किया, आके फिर 13 को उसने खिताब किया और अपनी पूरी वारदात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, और मेरा एरोप्लेन जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की गई या मुझे मारने की कोशिश की गई। और उसने उसके बाद अपना एक रोड मैप दे दिया, एक चार्टर दे दिया कि भाई अब हम ये करेंगे। लेकिन उसने कोई ये टाइम फ्रेम नहीं दिया कि इस मुल्क में कोई इनकलाब आ जाएगा, इतना मैं आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कि 2 साल 3 साल। बस उसने 13 को ये खिताब किया। लेकिन उसके बाद इसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने आपसे अर्ज किया था, हर इस डिक्टेटरशिप के इरा में या दौर में होता यह है कि डिक्टेटर्स को जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो कोर्टों से होता है। वो कोर्ट में लोग चैलेंज कर देते हैं और कोर्टें कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो कोर्टें होती हैं वो किरदार आप देख लीजिएगा। वो 14 तारीख को क्या करते हैं कि जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 होता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, और वो अपना एक पीसीओ दे देते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो कहता है कि आर्टिकल 232 है ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज एन इमरजेंसी। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो 232 है ये वैसे प्रेसिडेंट को देता है ये पावर के अपने मुल्क को। देखिए अभी 18th अमेंडमेंट नहीं है, 18th अमेंडमेंट 2010 में आई थी। उस वक्त ये जो 232 था ये पावर देता था कि जो अपना प्रेसिडेंट साहब है वो मुल्क में इमरजेंसी लगा सकता है अगर हालात इमरजेंसी वाले हो। लेकिन परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर तो नहीं था, अब इसको तो इमरजेंसी लगानी थी। उसने क्या किया, तो इमरजेंसी वो उसने अपना एक पीसीओ दिया। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्डर होता है जो हर अपना जो डिक्टेटर है वो होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस को वो सस्पेंड कर देता है। तो अब वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था और अपना जो इमरजेंसी मुल्क में नाफिज कर दी थी। अब उसका जो पीसीओ था इसके साइलेंट फीचर बड़े इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, आप इसको समझिएगा कि परवेज मुशर्रफ के लिए हुकूमत करना कितनी आसान हो गई थी। अभी ये जो हमारे इस वक्त के वजीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके लिए भी इतने रास्ते मतलब आसान नहीं है। चलो ये चाहे इस पे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वजीर आज़म तो है मुल्क का ना, इनके लिए भी इतने हालात अच्छे नहीं है। लेकिन परवेज मुशर्रफ के आप पीसीओ से पढ़िए समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा कि हमारे पास जो डिक्टेटरशिप आते हैं जो लेकर आते हैं यहाँ पर पीसीओ, तो उसके बाद उनकी हुक्मरानी करना कितना आसान हो जाता है। आप किसी को खड़ा कर दे बिठा दे, अगर ये इस तरह का पीसी हो तो वो हुकूमत चला सकता है, अपने आर्डर ही चलाएगा। देखिए वो कहता है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी फॉलोड, चलो फॉलो किए जा सकते हैं, बट चीफ एग्जीक्यूटिव वुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अपनी जगह पे ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो उसको चाहे आप फॉलो करें, लेकिन मेरे खिलाफ, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मेरे खिलाफ इसको आप इन्वोक नहीं कर सकते, मेरे खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बाद में कहते एग्जिस्टिंग लॉज आर वैलिड, ये जो कानून है हमारे ये बिल्कुल वैलिड है, बट चीफ एग्जीक्यूटिव कैन अमेंड इट एनी टाइम। कितना इंटरेस्टिंग है कि लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव अगर चाहे, आपके लिए वैसे ये वैलिड है, किसी पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो किसी वक्त भी उसको अमेंड कर सकते हैं। मेरे खिलाफ अगर इस्तेमाल हुआ तो मैं इसको अमेंड कर दूंगा।
अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता ना। जब आप उसके खिलाफ कोई चीज इन्वोक करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट में, तो वो उसको खत्म और अमेंड भी कर सकता है। अब देखिए कितने मजे की बात है। और कहता है कि कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन बट कांट पास ऑर्डर अगेंस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। कोर्ट को चाहिए भले अपने पावर एक्सरसाइज करे, जुरिस्डिक्शन पावर एक्सरसाइज करे, लेकिन कोई ऑर्डर मेरे खिलाफ पास नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्डर जो है वो मेरे खिलाफ वो कोई कोर्ट को पास नहीं कर सकती। उसके बाद कहता है कि जो अब न्यू जजेस आएंगे, अब देखें पीसीओ जब आ गया, न्यू जजेस आएंगे तो ये सारे के सारे पीसीओ पे हलफ उठाएंगे। ये तो यहां तक बात होती तब भी ठीक था, लेकिन उसने कहा कि उसने एक ऑर्डर दिया 2000, ये 2000 ऑर्डर है, 200 लिखा हुआ है, 2000 उसने एक ऑर्डर दिया और उसमें कहा कि जो उससे पहले पीसीओ से पहले जज भी जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे ना, जो कोर्टों में जो हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद थे। उसने कहा कि ये जितने भी जजेस हैं ये भी सारे के सारे जो हलफ उठाएंगे वो पीसीओ के बेसिस पे उठाएंगे। पीसीओ के बेसिस के मतलब ये है कि परवेज मुशर्रफ पे ये जजेस कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। कितना इंटरेस्टिंग है। अब परवेज मुशर्रफ को क्या चाहिए, ना कोई उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, ना ही कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती, ना कोई इसके एक्शन को चैलेंज कर सकता है। परवेज मुशर्रफ के सारे जो एक्शंस होंगे वो वैलिडेटेड होंगे, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता और अपनी एक किंगडम होगी। अब इस तरह का प्रेसिडेंटल लोग यहाँ चाहते भी हैं कि इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह की हुकूमत यहाँ पे आ जाए। तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब आगे चलते हैं कि क्या आगे और इंटरेस्टिंग बात है। अब जफर अली शाह साहब जब ये देखते हैं ये सारा कुछ, अब इनकी हुकूमत तो आ गई है, तो वो क्या करते हैं कि उसकी जो इमरजेंसी जो उसने नाफिज की थी, सारे अपना घर भेज दिया थी असेंबली, तो उसने जाकर आर्टिकल जो 184(3) है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे उसके अंडर उसको चैलेंज कर दिया। तो एक 12, कहीं 11 लिखा हुआ, लेकिन ये 12 मेंबर्स की एक, क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग चीफ है, तो 12 मेंबर्स की एक उन्होंने बेंच बना दी। अब मजे की बात ये है कि ये नोट करने वाली बात है कि जो इमरजेंसी थी उसकी कोई मुल्क में ऐसे हालात नहीं थे। देखिए मुल्क में जब बहुत ज्यादा अपहीवल हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, क्यास हो, तो फिर वहां पे आप जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। लेकिन जाहिर सी बात है इसका तो पूरा प्रोग्राम था, पूरा एक फ्रेमवर्क था कि मुझे क्या करना है, किस तरह हुकूमत चलनी है। तो आगे चलते हैं, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन आई। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डू द जुडिशियल रिव्यू एंड नो न्यू रूल कैन रेस्ट्रिक्ट इनहरेंट पावर ऑफ द जजेस। वो कहता है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पीसीओ आ गया, लेकिन हमारे पास उसको रिव्यू करने का जो है वो अभी तक राइट हमें मौजूद है। अब पिटीशन आ गई ना, अब उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू बड़े मजे की बात है ना। जफर अली शाह but the martial law was validated under the doctrine of the necessity, but there is a clash of the two person, so doctrine of necessity can't be applied। उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी तो अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। जो मार्शल लॉ लगी है उस पर इस तरह के हालात नहीं थे कि आप लॉ ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई करें। यहाँ तो दो लोगों का क्लेश था, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारी हुकूमत और हुक्मरान तभी तब्दील होते जब लोगों के आपस के इख्तलाफ होते। मुल्क का आगे पीछे हो जाए उसकी किसी को परवाह नहीं होती। दो लोगों के इख्तलाफ थे, इसीलिए कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी चलो अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन बाकी चीजें तो है ना आपस में। सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड द मार्शल लॉ अंडर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। उसके बावजूद उसने उनकी जो मार्शल लॉ, उनकी इमरजेंसी को वैलिडेट करार दे दिया। इसका मतलब है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। कौन से ग्राउंड से उसको? वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। अब करप्शन आ गई तो हाईजैकिंग ये वो सारा कुछ खत्म। कि इस केस में इमरजेंसी वाले में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एक करप्ट आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवाज शरीफ के लिए, और
उसके एमएनएस, एमपीएस और पब्लिक होल्डर ऑफिसर्स सारे करप्ट है। मुल्क में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस है। इसकी वजह से ये इमरजेंसी जो है वो जो है जस्टिफाइड है। और उसने कहा कि आर्टिकल 50 ए भी उसने एक प्रेटेक्स्ट दिया कि भाई अब तो 58(2) भी नहीं है कि सदर जो है वो ऐसे करप्ट आदमी को हटा सके। तो इसीलिए ये नहीं हटा सकता, क्योंकि वो नवाज शरीफ ने ये आर्टिकल 52 ए को खत्म कर दिया था, अमेंड कर दिया था। तो अब जुडिशरी कहती है कि अब ऐसा बंदा जो करप्ट भी है और उसकी पूरे मुल्क में उसने जो है ना करप्शन जो है वो उसकी धूम मचाई हुई है, अब उसको कैसे हटाएं। 58(2) भी खत्म हो गया, वो भी नवाज शरीफ ने किया। तो इसका इंटेंशन ये था कि उसको खत्म करके करप्शन करनी, एक उनके ऑब्जर्वेशन। और उसने कहा कि एक एक रेडिकल जुडिशरी, ये रेडिकल जुडिशरी का लफ्ज कैसे आया। उसने कहा कि जब अब हमारे तो जो माशाल्लाह जो आते हैं वजीर आजम, वोट लेकर भी आते हैं, वो भी बादशाह बन जाते हैं ना। तो हुआ ये था कि नवाज शरीफ के दौर में उसने जो क्या किया था कि अपना पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था कि उसने कहा कि सिविलियन भी लोग जो है उसका भी मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल होगा। अभी वो जायज है, हालांकि अभी भी आपको पता ही होगा कि मिलिट्री कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त की बात हो रही है। तो नवाज शरीफ ने जब वो पास किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो रिपील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जब रिपील किया तो उसके बाद उसको खत्म किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। तो पीएम साहब उन्होंने, जो नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने उस पर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी, उन्होंने रिडिक्यूल किया है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमला किया है। एक ये भी इल्जाम था उस पर नवाज शरीफ पे, क्योंकि आपके पास डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी जब अप्लाई नहीं होती तो बाकी चीजें तो है ना। तो उसने कहा कि ये कोई ना कोई चीज तो निकल आती है। और दूसरा उसका इल्जाम था, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड नवाज शरीफ इज ए करप्ट, सो हिज रिमूवल वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ही रिडिक्यूल्ड द जुडिशरी, सो द मार्शल लॉ इज नेसेसरी एंड वैलिडेटेड। उसने कहा कि ये जो अपना नवाज शरीफ था उसने सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, करप्ट भी था और जुडिशरी को भी एक्सप्लॉइट किया। और इसलिए ये सारी जो आपकी चार्जशीट है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो आपका जो इसका जो मार्शला है और इमरजेंसी है, इसको हम वैलिडेट करते हैं। तो ये आपके पास एक ऐसा डिसीजन है। अब लास्ट में कहता है कि इन दिस डिसीजन, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए उस डिसीजन में हुआ क्या था। इस दिस डिसीजन कि परवेज मुशर्रफ साहब को 3 साल दे दिए गए, जाओ हुकूमत करो, मजे लगाओ इस अपने पीसीओ से, जो मर्जी चाहे करो। लेकिन 3 साल में के बाद जब 3 महीने हो तो आप इलेक्शन अनाउंस कर देना कि मुल्क में इलेक्शन अनाउंस होगी। उसमें मैं अलग से आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन ये बच्चों को समझने की बात है कि एक डिक्टेटर आया और डिक्टेटर ने कैसे हुकूमत को एंजॉय किया, ठीक है ना। तो फैसला जो था वो इस इमरजेंसी को परवेज मुशर्रफ की जो ये अपना लॉ ऑफ नेसेसिटी भी नहीं था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी नहीं चला था, तो दूसरे इल्जाम लगाकर उसकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। परवेज मुशर्रफ को जो है वो यहाँ का किंग और डिक्टेटर बना दिया गया। बाकी तो सारी कुछ हिस्ट्री है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा।